गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 राजपूत युग में भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, भाग 1 में हमने उत्तर भारत के राज्यों की बात की थी। अब हम भाग 2 में दक्षिण भारत के राज्य के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो जब वहाँ के राजाओं के पास बड़ी बड़ी नौकादल थी, वो क्यों रखते थे बड़ी बड़ी नौकादल? ताकि वह अपने राज्य की विस्तार कर सकें और समुद्र पार राज्यों को जीत सकें। इसके अतिरिक्त में वह अपने पास बड़ी बड़ी नौकादल रखते थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेल वंश और पांड्य वंश के शासकों का भी शासन था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत में छोटे बड़े भागों में विविध वंश शासन करते थे। एक दूसरे के प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। हर राजा अपने राज्य के विस्तार को बढ़ाना चाहता था। इसी कारणवश सभी राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच कभी भी एकता नहीं हुई, जिसका लाभ बाहरी आक्रमणकारियों ने लिया। और बच्चों, राजपूत शासन की शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति संबंधित जानकारी हम आगे के भाग में पढ़ेंगे या आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि मध्यकालीन राजपूत वंश के शासक के कौन कौन थे। ठीक है। कश्मीर में पल्लव वंश के शासन राज्य करते थे। असम में लांभर, वर्जन वर्मा, वनमाल वर्मा जैसे शासकों का राज्य था। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे राजा हो गए। गांधार में साइया वंश के शासक राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। कारण यही है कि हम यह जान सकते हैं कि किस राज्य में कौन से राजा का शासन था। संदर्भ ग्रंथ छोटू भाई नायक मध्ययुगीन भाग पाठ 1 में हमें राजपूत राजाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दक्षिण में राष्ट्रकूट का शासन था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का पतन होने पर राष्ट्रकूट वंश सत्ता पर आया। अर्थात जब दक्षिण भारत में चालुक्य वंश खत्म हो गया, तब चालुक्य वंश के बाद दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का सत्ता आई। राष्ट्रकूट का अर्थ होता है बच्चों राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी। अर्थात राष्ट्रकूट का अर्थ होता है कि एक राज्य का बड़ा अधिकारी, ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापक उस जाति का कोई एक अधिकारी था और उस पर से उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा। समझ में आया बच्चों कि राष्ट्रकूट वंश का नाम कैसे पड़ा? इस वंश के स्थापक में अर्थात इस जाति के जिस व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की, उस व्यक्ति के नाम पर से इस वंश का नाम रखा गया। अर्थात उस जाति के सबसे बड़े अधिकारी ने इस वंश की स्थापना की, इसीलिए उस वंश के सबसे बड़े अधिकारी के नाम पर से इस वंश का नाम रखा गया। इस वंश में अनेक शासकों में गोविंद दक्कन में वह राजा सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का राज्य था। पांड्य राज्य अर्थात प्राचीन माना जाता है। मेग्नीजिय नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासकों के विषय में लिखा है कि इस जाति का शासन स्त्रियां करती थीं। बच्चों, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि सभी वंश के राजाओं में पुरुष राज्य करते थे। अर्थात जो भी वंश के राजा थे उनका उस राज्य के
कार्यभार कौन संभालता था? पुरुष संभालते थे। परंतु पांड्य वंश एक प्राचीन नाम है और यह प्राचीन वंश है जिसका शासन एक स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था। यह जानकारी हमें मैग्नीज के नामक विदेशी यात्री की एक पुस्तक में जानने को मिलता है। अशोक के शिलालेख में पांड्य का उल्लेख मिलता है, अर्थात अशोक नामक ग्रंथ में पांड्य वंश का उल्लेख हमें जानने को और पढ़ने को मिलता है। तमिलनाडु में इस समय मदुरा और तिरुनेलवेली जिला है, वहीं पांड्य राज्य था। बच्चों, पांड्य राज्य को आज के समय में हम तमिलनाडु के मदुरा और तिरुनेलवेली जिला के नाम से जानते हैं। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का नाम आज के समय में हम केरल के नाम से जानते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि केरल का प्राचीन नाम क्या था? चेर। प्राचीन समय में चेर अर्थात केरल तमिल तो बच्चों, प्राचीन समय में चेर में तमिल और मलयालम एक साथ थे, परंतु समय बीतते बीतते आज के समय में केरल और मलयालम दो अलग अलग प्रदेश बन गए। अशोक के अभिलेख में केपगुप्तपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है। इस वंश में अथवा द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश में सेतुंगवनम नामक शक्तिशाली शासक हुआ। बच्चों, पांड्य वंश का शासन एक स्त्री संभालती थी, ठीक है, और केरल का शासक एक पुरुष संभालते थे। तिंगनवनम नामक एक शक्तिशाली शासक था। तो बच्चों, यहाँ हमारा दक्षिण भारत का राज्य समाप्त होता है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए कुछ अचूक राजवंशों की जानकारी है। अभी तक हमने उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में जाना। अब हम दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में किन राजाओं का शासन था वो जानते हैं। जैसे कि पहला है वातापी अर्थात बदामी में चालुक्य का शासन था। मान्यखेट में राष्ट्रकूटों का शासन था। द्वार समुद्र में होयसलो वंश के शासक का राज्य था। देवगिरी में यादवों का शासन था और तांजोर में चोल वंश का शासक था। तो बच्चों, ये हमारा हुआ दक्षिण भारत के राज्य। अब हम राजपूतों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त शहीद होना अपने आप में गौरव मानते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले वह मृत्यु को पसंद करते थे। उनका मानना ऐसा था कि रणभूमि में मुँह छुपाकर भागने से अच्छा है कि हमें मृत्यु हो जाए। मरना लेकिन डरना नहीं। शरण में आए हुए व्यक्ति की हर हाल में रक्षा करना, ये राजपूतों का उसूल था और वे अपने उसूलों के बहुत ही पक्के थे। अब उनकी शरण में चाहे जो भी आए, चाहे उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, परंतु वे उन सभी की मदद करते थे जो उनकी शरण में आते थे। सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। राजपूत राजाओं के साथ साथ उनकी पत्नियां अर्थात राजपुतानियां भी अपने आप में एक गौरवशाली बात है। राजपुतानियां अपने सतीत्व और निडरता के लिए मशहूर थी। वे हंसते हंसते अपने पति, पुत्र, पिता, भाई को रणभूमि में जाने के लिए विदा करती थी। वे वही वीरांगनाएं थीं जो जरूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध में चली जाती थीं और जरूरत पड़ने पर अपने पति के हार जाने या वीरगति पाने पर अधिकतर जौहर अर्थात आग में जलकर मर जाना, जौहर को पसंद करती थी।
राजपूत युग में ऐसी वीर भरी गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। बच्चों, हमें ये भी पता चलता है कि जौहर की परिभाषा क्या होगी। जौहर हमें किसे कहते हैं कि पति की मृत्यु अर्थात कर मर जाती थी उसे हम क्या कहते थे, जौहर कहते थे। तो बच्चों, इसी पॉइंट के साथ हमारा पाठ से यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।